कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच राहत भरी खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। परीक्षण के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। इसके साथ ही शुरुआती ट्रायल में ये भी पता चला है कि इस दवा से मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कोरोना की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब कोविड हेल्थ फैसिलिटी में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी मरीज को भर्ती किया जा सकेगा। नई नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को ऑक्सीजन और दवा देने से मना नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वो अलग शहर का ही क्यों न हो। किसी भी मरीज को इस आधार पर भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता कि उनके पास जिले का ID कार्ड नहीं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की घटती संख्या के बीच सरकार ने एक बार फिर ऑक्सीजन कमी का मुद्दा उठाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 6 मई को दिल्ली को 577 और 7 मई को 487 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। कम ऑक्सीजन पर अस्पतालों में मरीजों के इलाज में मुश्किल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के तमाम राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे, जिनके नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स अभी और भविष्य की रणनीति पर काम करेगी, साथ ही महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीति बनाएगी। टास्क फोर्स वैज्ञानिक और जरूरत के हिसाब से राज्यों के लिए ऑक्सीजन की कार्यप्रणाली तैयार करेगी। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी एम्बुलेंस की दरें तय कर दी गई हैं। नोएडा में एम्बुलेंस की तय की गई दरों के मुताबिक बिना ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 1000 रुपए देने होंगे। इसके बाद 100 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होगा। वहीं ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस के 10 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए देने होंगे। वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 2000 रुपए देने होंगे, जबकि इसके बाद हर किलोमीटर के 200 रुपए देने होंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 17,364 नए केस आए, जबकि 332 मरीजों की मौत हुई। इस बीच राहत की बात यह है कि दिल्ली में बीते 3 हफ्तों में पहली बार कोरोना संक्रमण दर सबसे कम हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 23.34% हो गई है। इससे पहले 17 अप्रैल को संक्रमण दर 24.56% थी। राजधानी में फिलहाल कोरोना के 87,907 एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में कोरोना के 53,605 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 864 लोगों की मौत हुई है। उधर राजधानी मुंबई में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। एक दिन में मुंबई में कोरोना के 2,678 नए केस आए, जबकि 3600 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 से कम हो गए हैं। यहाँ फिलहाल 48,484 एक्टिव केस है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में बंगाल में सबसे ज्यादा 19,436 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना के चलते 127 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1.25 लाख के पार पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अधीर रंजन चौधरी ने इस पत्र के जरिए पीएम मोदी से बंगाल की मदद करने की गुहार लगाई है। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि पीएम मोदी बंगाल को ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाइयां, बेड और अन्य मेडिकल सुविधाएं देने का निर्देश दें। बिहार में कोरोना संक्रमण के 12,948 नए मामले आए हैं, जबकि कोरोना से 76 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,12,000 से ज्यादा हो गए। बिहार में आज से 18 से 44 साल के लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। कल अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण के तीसरे चरण का निर्देश दिया। आज से बिहार में उन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जिन्होंने पहले से ऑनलाइन फॉर्म भर रखा है। बिहार को अभी कोविशील्ड वैक्सीन के 3.5 लाख डोज मिले हैं। जैसे जैसे बिहार को ज्यादा वैक्सीन मिलेगी, टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई। प्रदेश में कोरोना के 26,847 नए केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 298 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,179 केस राजधानी लखनऊ में आए हैं, जबकि दिल्ली से सटे नोएडा में 1188 नए मरीज मिले। प्रदेश में फिलहाल 2,45,000 के करीब कोरोना के एक्टिव केस हैं।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद दौरे पर प्रोटोकॉल तोड़कर तय कार्यक्रम से अलग जनता के बीच पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के मनोहरपुर गांव में हो रही टेस्टिंग का औचक निरीक्षण किया और गांव के लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को गाँव में दवाई की सप्लाई बढ़ाने और लोगों की मदद का निर्देश दिया। कोरोना से उत्तराखंड के हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 8,390 नए मरीज मिले, जबकि बीते 24 घंटे में 118 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, जहां कोरोना के 3,430 मरीज मिले। वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना के 1159 मामले सामने आए हैं। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 11,892 नए केस आए, जबकि 14,737 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 119 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से आ रहे हैं, जहां 3300 से ज्यादा नए मरीज मिले। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 1,43,000 एक्टिव केस हैं। केरल में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में 42,000 के करीब कोरोना केस आए हैं और 64 लोगों की मौत हुई है। केरल में 4,17,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में कल से लॉकडाउन लगाया गया है, जो 16 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। गोवा में कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से फैल रहा है, जिसे देखते हुए गोवा सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। गोवा में आज सुबह 9 बजे से अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है, जो 24 मई तक जारी रहेगा। गोवा में लॉकडाउन के दौरान दोपहर 1 बजे तक जरूरी दुकानें खुली रखने का निर्देश है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 60 लोगों की मौत हुई। वहीं जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 4,788 नए केस आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 46,000 से ज्यादा हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ जबरदस्त बम धमाका। स्कूल के पास हुए इस बम धमाके में 24 से ज्यादा लोगों की गई जान, कई घायल हुए। धमाके में मरने वालों में हैं ज्यादातर स्कूली बच्चे। तालिबान ने हमले की निंदा करते हुए इस्लामिक ग्रुप पर लगाया हमला करने का आरोप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया। साथ ही कहा, वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी दवाइयों पर लगी रोक को भी हटाए अमेरिका। पोप फ्रांसिस ने कोरोना वैक्सीन पर लगे पेटेंट को खत्म करने को बताया सही। भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस पहले ही इस मुद्दे पर जता चुके हैं अपनी सहमति। हालांकि जर्मनी के साथ साथ कई यूरोपीय देश पेटेंट खत्म नहीं करने की कह चुके हैं बात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीनी कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को बताया 79% प्रभावी। शुक्रवार को ही डब्ल्यूएचओ ने आपातकालीन उपयोग की दी थी मंजूरी। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन को आम लोगों के लिए बताया था सुरक्षित। चीन में 30 करोड़ 80 लाख लोगों को अब तक कोरोना का लगा टीका। मोबाइल टीकाकरण वाहनों के साथ साथ कई जगहों पर बनाई गई है अस्थायी वैक्सीन केंद्र। 5G टेक्नोलॉजी की भी ली जा रही है मदद। अमेरिका, भारत के बाद ब्राजील में कोरोना के कुल मामले हुए 1.5 करोड़ के पार। कुल मौतों की संख्या हुई 4,19,000 से अधिक। भारत अमेरिका के बाद 1 करोड़ मामलों वाला तीसरा देश बना ब्राजील। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,86,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 15 करोड़ 76 लाख से ज्यादा। 13 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। ओलंपिक मशाल रिले को देखने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक नहीं जाएंगे जापान। कोरोना के बढ़ते मामलों और जापान सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद लिया गया फैसला। 17 से 18 मई के बीच जापान के शहर हिरोशिमा जाने वाले थे थॉमस बाक। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर छाया कोरोना का साया। उम्मीद के मुताबिक अमेरिका में नहीं मिली लोगों को अप्रैल महीने में नौकरी। महज 2,66,000 लोगों को मिली नौकरी। लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया और चिली ने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की दिशा में उठाया कदम। दोनों देशों के बीच हुए समझौते में सीमा पार सामानों की आवाजाही, पर्यावरण, पर्यटन के साथ साथ कई और मुद्दों पर बनी सहमति।